भारत भारत दुर्दशा में जो नाटक अंतिम रूप से थोड़ा बच गया था, उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम कहाँ बात कर रहे थे? कि कोई भी भारतीय शिक्षा पे बात नहीं करते। अगर हम लोग शिक्षा का विकास करते हैं, तो स्वतः सब चीज़ ठीक हो जाएगा, भारत स्वतः उन्नति करने लगेगा। उसके बाद एडिटर क्या कहता? आप लोग 1 मिनट। हाँ, एडिटर क्या कहता? आप लोग नाहक इतना सोच रहे हैं, हम ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसको देखते ही दुर्देव भागेगा। यानी कि वो एक ऐसा आलेख लिखना चाह रहा है, जिसको लोग देखते ही क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। उसी चीज़ को यहाँ कह रहे हैं। लेकिन फिर कवि कहता है कि और हम ऐसे ही एक कविता करेंगे, यानी कि भारत के उन्नति के लिए लोगों को आलेख के माध्यम से, तो कोई कविता के माध्यम से भारत के लोगों को इन सब चीज़ों के भारत दुर्दशा से बचने के लिए जागरूक करना चाहते हैं। लेकिन उसी समय पहला देश ही कहता है, बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है, पर उनको पढ़ने का और समझने का अभी संस्कार किसको है? यानी कि भारत में उतने ज़्यादा शिक्षा का विस्तार नहीं हो पाया था। सभी लोग शिक्षित नहीं थे, जो कि यहाँ की चीज़ों को पढ़ सकें, समझ सकें। तो वही कह रहा, आप कविता तो लिख देंगे, आप आर्टिकल तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ के लोग उसे पढ़ पाएँगे, समझ पाएँगे? नहीं, उनको पढ़ने और समझने की क्षमता उतना भी विकसित नहीं हो पाया है। आगे है, नेपथ्य से अर्थात पर्दे के पीछे से आवाज़ आता, भागना मत, अभी मैं आता हूँ। सब डर के चौकन्ने से होकर इधर-उधर देखते हैं। दूसरा देशी कहता है, बहुत डर कर टेबल के नीचे छिपने का उद्योग करता है। अर्थात इतना डर जाता है कि दूसरा जो देशी लोग व्यक्ति होते हैं, वो टेबल के नीचे जाके छुप जाते हैं। फिर देखिए, डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है, यानी कि 5वें अंक में ही डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। डिसलॉयल्टी का वेशभूषा कैसा रहता है? पुलिस का वर्दी पहने। सभापति आते हैं, और सभापति सबसे पहले डिसलॉयल्टी को कहते हैं कि आगे आकर खड़े होकर बड़े ही शिष्टाचार से बोलते हैं, आप क्यों यहाँ तशरीफ लाए हैं? आप मतलब यहाँ क्यों आए हैं? किस काम के लिए आए हैं? कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का सम्मति करने को नहीं एकत्र हुए हैं, हम लोग अपने देश की भलाई को एकत्र हुए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, विडंबना को समझिए कि उसमें कोई भी व्यक्ति भारत में अंग्रेजों के खिलाफ ना एक साथ एकत्र हो सकते थे, ना ही अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात कह सकते थे। और इसी कारणवश भारतेंदु हरिश्चंद्र का कवि सुधावचन जो पत्रिका थी, उसे जब्त कर लिया गया था। प्रेमचंद्र का सोजे वतन, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, प्रेमचंद का सोजे वतन को इसी कारण जब्त कर लिया गया था, उसे जुर्माना भी लगाया गया था। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो अंग्रेजों को थोड़ा सा विरुद्ध लगता था, तो उसे वो जब्त कर लेता था, उसे बंदी बना लेता। बहुत तरह की ऐसी उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। फिर डिसलॉयल्टी करते हैं, नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेगा। बंगाली कहता आगे बढ़कर क्रोध से, गुस्से में, काहे को पकड़ेगा? कानून कोई वस्तु नहीं। सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोगों बोला? व्यर्थ की विभिषका, यानी हम लोग सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे, तुम व्यर्थ का यहाँ जाके उद्धव मचाए हुए हो। फिर कहता है, डिसलॉयल्टी कहता है, हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा एक पत्रिका का नाम आया है। देखिए, जिस पत्रिका का भी हम नाम ले रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछ देगा किस पत्रिका का वर्णन भारत दुर्दशा नाटक में किया गया, तो कवि वचन सुधा का। तो बता, हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी अर्थात नियम कानून ही यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसे पकड़ने को हम भेजे गए? हम लाचार हैं। फिर सभापति कहते हैं, तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है? डिसलॉयल्टी करता है, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिम मेछा नामक दफा से। फिर महाराष्ट्री कहता, पकड़ नहीं सकती, हमको भी 2 हाथ और 2 पैर हैं, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। मतलब वो कह रहा, आप मुझे पकड़ नहीं सकते, चलिए हम आपके साथ चलते हैं, हम लोग भी कोर्ट में सवाल जवाब करेंगे। डिसलॉयल्टी करता, अच्छा चलो, सब चलने की चेष्टा करता। और अंतिम और छठा अंक है, यह भी कभी काफी महत्वपूर्ण अंक है। छठा अंक का जो स्थान होता है, वो क्या था, गंभीर वन का मध्य भाग होता है।
भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है, यानी कि उसमें चेतना नहीं जगी हुई। अचेत मतलब क्या होता है? बेहोश पड़ा हुआ है। अचेत मतलब क्या होता है? वो चित्त में नहीं है, अर्थात होश में नहीं है, बेहोश में है। भारत भाग्य का प्रवेश होता है। भारत भाग्य का किस अंक में प्रवेश होता है? छठे अंक में प्रवेश होता है। भारत भाग्य गाता हुआ आता है। भारत भाग्य कैसा है? गाता हुआ, गीत गाता हुआ आता है। क्या गाता है? जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बेस गवाई, जागो जागो रे भाई। भारत को जगाता है, और भारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्न से फिर जगाता है। अंत में हारकर उदास होकर चुप बैठ जाता है। फिर कहता है, भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लही जंग शिक्षित। अंतिम लाइन क्या है? कि भारत को फिर उठाने की अनेक चेष्टा करके उपाय निष्फल होने पर रोकर, हाँ हाँ, भारतवर्ष की ऐसी मोह निंद्रा ने घेरा, भारतवर्ष को ऐसी मोह निंद्रा ने घेरा है कि अब इसको उठाने की आशा नहीं, अब इसके उठने की आशा नहीं। सच है, जो जानबूझकर सोता उसे कौन जगा सकेगा? यह पंक्ति महत्वपूर्ण है, पूछा गया। सच है, जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा? देखिए, जैसे किसी आप बच्चे को उठाने जाइए, वो नींद में नहीं है, आंखें उसकी बस बंद है, वो जगा हुआ, वो जान करके सोया, उसको कह रहे हैं बाबू उठ जाओ, बाबू उठ जाओ, लेकिन बाबू को जब उठने की इच्छा नहीं है तो बाबू क्यों उठेगा? तो वही कह रहा, सच है, जो जानबूझकर सोता उसे कौन जगा सकेगा? हाँ देव, तेरी विचित्र चरित्र है, जो कल राज करता था वह आज जूते में टाका उधार लगवाता है। भारत की कैसी दशा हो गई थी? यहाँ के जो लोग, क्योंकि स्व उद्योग, यहाँ लोग स्वयं उद्योग करते थे, सब कुछ अच्छा था, तो लोग क्या करते थे? अपने राजा की तरह रहते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने से सब लोग गुलाम हो गए, और वह जो लोग कल राज करता था वो आज उधारी जूते में टाका लगवा रहे हैं। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे, यानी कि जो बड़े बड़े लोग थे, मंत्री राजा सामंत से, वह हाथी पर सवार होके घूरते थे, आज वह नंगे पांव वन वन की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं दिया जाता, आज उनका नाव लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा। और कल जो घर अन्न धन पुत्र लक्ष्मी हर तरह से भरे पूरे थे, आज उनके घरों में तूने दियो पालने वाला भी नहीं छोड़ा। यह भारत की आधुनिक अंग्रेजों के आने के बाद की स्थिति थी। आगे है, हाय भारत भैया उठो, देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हो चला है। अर्थात सूर्य, देखिए सूर्य उदय किधर होता? पूरब से, यानी कि वो पश्चिम से उदय हो रहा है, यानी कि उल्टा होते जा रहा है, सब कुछ विनाश नष्ट, सब कुछ खत्म होते जा रहा है। वही कहता, देखो भैया विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हो चला, अब सोने का समय नहीं, अंग्रेजों का राज पाकर भी न जगे तो कब जगोगे? हे परमेश्वर, जन्मभूमि मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा यमुना के किनारे मेरा निवास हो। क्या कह रहा है? कि अंग्रेजों राज्य पाकर भी न जगे। देखिए, अंग्रेज जब यहाँ आए तो कई तरह के टेक्नोलॉजी लाए, अंग्रेजों के द्वारा अपनी सुविधा के लिए वो ट्रेन चलवाएं, अपनी सुविधा के लिए अंग्रेजी सिस्टम को लाए, वो बहुत सारी चीज़ों पॉलिसी अपने अनुसार लाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाए जो भारत में आज भी हैं। तो वही चीज़ कह रहे हैं, भारत के राज पाकर भी आप ना जग सको तो आप कैसे होगा, कैसे जगोगे फिर? भारत का मुंह चूम कर और गले लगा कर, भैया मिले तो अब मैं विदा होता हूँ, भैया हाथ क्यों नहीं उठाते? मैं ऐसे बुरा हो गया कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ, अब तो ललक कर मुझसे नहीं मिलते, मैं ऐसा ही अभागा हूँ, तो ऐसे अभागे जीवन ही क्या, बस यही लो कटार। अंत में क्या करता भारत? क्या करता है? कटार का छाती में आघात करता, साथ ही जवनी का पतन, जवनी का पतन, अर्थात वो क्या होता है कि वह यहाँ अपने छाती में कटार मारकर वह अपनी आत्महत्या कर लेता है।
अब यहाँ नाटक समाप्त हो चुका है। अब इस नाटक से संबंधित कुछ विद्वानों का महत्वपूर्ण राय है, जैसे डॉक्टर बच्चन सिंह इस विषय में क्या कहते हैं, इस बात को सुनिए। जिसमें अर्थात भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु ने उन तत्वों की खोजने की कोशिश की है जो भारत दुर्दशा के कारण है। उन्होंने भारत दुर्दशा का मानवीकरण करते हुए उसके सहायता को भी उल्लेख किया है। डॉक्टर रेवती रमन, यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी पूछ देगा यह कथन किनका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में यह कथन किसका है। तो उस टाइम याद रखिएगा कि यह कथन किसका है। भारत दुर्दशा में भारत और भारत भाग्य का पक्ष अत्यंत दबा हुआ है। भारत को नायक माने तो उसका नायकत्व परंपरागत बिल्कुल नहीं, अनोखा हो तो हो। यहाँ तक हमारा नाटक समाप्त हुआ। ये हमारा व्हाट्सएप लिंक है, आप इसके माध्यम से आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं ताकि वर्ग की जानकारी आपको नियमित रूप से मिलता रहे। और अगर आप हमसे नोट्स लेना चाहते हैं या किसी अन्य प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें हमें हाय करेंगे, आपको विस्तार पूर्वक जानकारी मिल जाएगी। अब नाटक यहाँ समाप्त होता। अब हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे वह जयशंकर प्रसाद से पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद की 3 नाटक है, तीनों नाटकों हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पहला जो उनका नाटक है, पहला जो हम सबसे पहले नाटक पढ़ेंगे चंद्रगुप्त पढ़ेंगे। पहला नाटक कौन पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त पढ़ने के बाद ध्रुव स्वामिनी पढ़ेंगे। ध्रुव स्वामिनी पढ़ने के बाद हम लोग स्कंद गुप्त नाटक को पढ़ेंगे। ये 3 नाटक हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद की जीवनी के बारे में, जयशंकर प्रसाद की विशेषता क्या थी, उसके विद्वानों की राय क्या थी, इन सभी चीज़ों को परीक्षा दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। आज का वर्ग यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वर्ग में मिलेंगे।